से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आरपीएफ के एएसआई टीकाराम मीणा के अंतिम संस्कार से परिजनों ने इनकार कर दिया है। अंतिम संस्कार से पहले अपनी मांगों पर परिजन अड़ गए हैं और ग्रामीण उनके साथ मौजूद हैं। बड़ी तादाद में यहां पर लोग इकट्ठा हैं। आरपीएफ के एएसआई टीकाराम मीणा को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। परिजनों और ग्रामीणों का यह कहना है कि शहीद का दर्जा नहीं मिलने तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। घर के आंगन में आरपीएफ एएसआई टीकाराम मीणा का शव रखा हुआ है। टीकाराम मीणा की ड्यूटी के दौरान आरपीएफ के ही कांस्टेबल चेतन सिंह ने गोली मारकर के ट्रेन में हत्या कर दी थी। चेतन सिंह ने एएसआई टीकाराम मीणा के साथ ही 3 अन्य लोगों को भी गोली मारकर के उनकी हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले को लेकर के अब गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। टीकाराम मीणा का शव उनके पैतृक निवास सवाईमाधोपुर जिले के शामपुरा गांव पहुंच गया है और हम आपको ये भी बता दें कि नेट 48 घंटे के पश्चात में उनका शव सवाईमाधोपुर के शामपुरा गांव उनके पैतृक निवास पहुंच सका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कि ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सबसे बड़ी मांग यह है कि एएसआई टीकाराम मीणा को शहीद का दर्जा दिया जाए और इसी मांग पर लगातार असमंजस अभी भी बरकरार है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों की मांग पर अड़े हुए हैं। जिला कलेक्टर से भी उन्होंने फोन पर वार्ता की है और जब तक ग्रामीणों ने सीधे तौर पर चेतावनी भी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जा सकेगा तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि हम आपको ताजा अपडेट दे दें कि एसडीएम कपिल शर्मा यहां पर पहुंच गए हैं। जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि के तौर पर वे यहां पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों से वे अपनी वार्ता करेंगे। उसके पश्चात में पूरे राजकीय सम्मान के साथ में टीकाराम मीणा को अंतिम विदाई दी जा सकेगी। संपूर्ण तैयारियां यहां पर की जा चुकी है और आरपीएफ के जो आला अधिकारी हैं वे यहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद में उनके शव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके पश्चात ही अंतिम संस्कार होगा। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाईमाधोपुर। गिरिराज शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरिराज, क्या स्थिति है अब और कितनी तादाद में लोग वहां पर जमा हैं? जमा है श्यामपुरा गांव के पैतृक निवास, जो टीकाराम मीणा का पैतृक निवास था, यहाँ पर इनका शव रखा हुआ है। और ताजा अपडेट में आपको ये दे दूं कि 1 घंटे से लगभग लगातार ये गतिरोध बना हुआ था। ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए थे कि जब तक जो टीकाराम मीणा है उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक वे उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। साथ ही एक बड़ी मांग और थी कि जब तक उनके पुत्र को सरकारी नौकरी दिए जाने हेतु तो आश्वस्त नहीं किया जाएगा तब तक वे जो एएसआई है टीकाराम मीणा उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके लिए जिला कलेक्टर से फोन पर वार्ता की गई और उसके बाद में कलेक्टर ने अपने प्रतिनिधि के बतौर एसडीएम कपिल शर्मा को मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों से उनकी वार्ता हुई है और वार्ता के बाद में एक सहमति बनी है। एसडीएम कपिल शर्मा ने आश्वस्त किया है कि आरपीएफ के नियम के अनुसार जो शहीद का दर्जा है वो देने की कार्यवाही को अंजाम दिया जा सकेगा और साथ ही जो आरपीएफ की जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अनुसार ही उनके पुत्र को भी नौकरी दी जा सकेगी। उसके बाद में ग्रामीण आश्वस्त हुए हैं और अंतिम संस्कार करने के लिए अब राजी हुए हैं। ऐसे में अब अंतिम संस्कार करने की कार्यवाही को अंजाम दिए जाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल जो आरपीएफ के जो आला अधिकारी हैं वे यहाँ पर मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं वे यहाँ पर मौजूद हैं और गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा और गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के साथ ही पूरे संपूर्ण राजकीय सम्मान के साथ में उनकी अंतिम विदाई होगी, उनका अंतिम संस्कार होगा। जी बिल्कुल गिरिराज, लेकिन आरपीएफ के अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हुई है? उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में, क्या नियम है? जी देखिए, आरपीएफ के अधिकारियों का यही कहना है कि जो ऑन ड्यूटी जो एएसआई टीकाराम मीणा थे ऑन ड्यूटी पर ही उनकी ही एक जो कांस्टेबल है आरपीएफ के ही उनके द्वारा गोली मार करके उनकी हत्या की गई थी। ऐसे में पूरी जो सबसे पहले तफ्तीश होगी, गहन तफ्तीश के पश्चात में आरपीएफ के नॉर्म्स जो होंगे उनके अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही को अंजाम दिया जा सकेगा। शहीद का दर्जा दिए जाने की बात को लेकर के आला अधिकारी इसका चिंतन और मंथन करेंगे, उसके पश्चात ही निर्णय होगा। ऐसे में ग्रामीण फिलहाल सहमत हैं और अब अंतिम संस्कार की कार्यवाही को अंजाम देने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गिरिराज, टीकाराम मीणा के परिवार में कौन कौन है और परिजन अब क्या कह रहे हैं? क्या वे सहमत है इस बात से जो आश्वासन उनको मिला है?
जी बिल्कुल। अब जो ग्रामीण हैं और उनकी जो परिजन हैं वो सहमत हैं। टीकाराम मीणा अपने पीछे अपनी पत्नी और उनकी मां और उनके पुत्रवधू आदि जो है वो छोड़ करके गए हैं। उनकी जो पुत्री है उनका विवाह पूर्व में हो चुका है। राज्य जो 1 करोड़ लोगों के घर पे अपने खाते से पेंशन पहुंचाता है, माँ, बहन, बेटी, बुजुर्ग, महिला, विकलांग, विडो, उनको लगता है कि ये हमारा परिवार है। आपको पता है कि इस वक्त पूरे राजस्थान में इंदिरा रसोइयां चल रही है जिसमें 8 रुपए में भोजन मिलता है, और रोजगार में भी हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड टूटा रोजगार मिला है लोगों को। सदन में गतिरोध बना हुआ है। बीजेपी ने कहा है कि मदन नहीं तो सदन नहीं। आज भी वो कहने वाले हैं कि सरकार इस डेडलॉक को तोड़ नहीं रही है, हम खुद आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी जो बाहर झूठ बोलती है, झूठ बोलने में जो कीर्तिमान बनाती है, उन मुद्दों पर सदन में नहीं बोल पाती। बीजेपी को उन मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप करने हैं तो उनको अपने सबूत पेश करने चाहिए। आज सदन है, आप मुझे ये बताइए, ये बीजेपी जिस तरह का माहौल बना रही है राजस्थान में, यदि उसके पास कोई सबूत है सरकार के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ, तो ये सदन है ना, आप लेके आओ और सबूत आपको प्रस्तुत करने चाहिए। आप सबूत दिखाना नहीं चाहते। बीजेपी ये चाहती है कि उसको अपना काम नहीं बताना पड़े। लोग लाल टमाटर की महंगाई की बात नहीं करें, लोग सब्जी की महंगाई की बात नहीं करें। टमाटर ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, 150 से 200 के बीच में टमाटर पहुंच गया, टमाटर मिल नहीं रहा, लोग टमाटर के लिए परेशान है। सारे टमाटर बीजेपी के नेता खा गए, एक टमाटर नहीं छोड़ा राजस्थान और देश की जनता के लिए। बीजेपी के नेता सिर्फ टमाटर खाने में मजे लेके टमाटर को महंगा कर दिया, टमाटर महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, लोगों की रोटी महंगी कर दी। आटे और पराठे पर पहली बार टैक्स लगाया, वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लगाया है। पहले कभी आटे पर टैक्स नहीं लगता था। आजादी के इन 75 वर्षों में इतनी सरकारें आई, किसी ने आटे पर टैक्स नहीं लगाया। और कल बीजेपी जब महाघेराव कर रही थी, बीजेपी के लोग तो धन्य हैं, खुद तो गाड़ियों में बैठे हुए थे, एसी गाड़ी में ऊपर बैठे हुए थे। सारे नेता, इनके कार्यकर्ता आगे भिड़ रहे थे, उनके मुकाबला हो रहा था उनका, और ये आराम से मस्ती से पीछे से चल रहे थे। जब हम प्रदर्शन करते थे, कांग्रेस जब विपक्ष में थी, तो खुद गोली खाने के लिए आगे बढ़ते थे, लाठी खाने के लिए आगे बढ़ते थे। पहले कार्यकर्ता नहीं, पहले नेता आगे होता था, मैं खुद आगे रहता था। आज तक का इतिहास रहा, देख लो, ये हमारे हाथों पे आज भी चोटें लगी है, खुद ने चोटें खाई है। ये जनता के दिल का कोई, आपको नाटक करना है, क्योंकि आपका घेराव तो फेल है, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप क्या मुद्दा बना रहे हो? आप ऐसा मुद्दा बना रहे हो जो नारों में आप माहौल बनाना चाहते हो। नारों से आप बार बार लाल डायरी कहाँ मिलेगी, नाथी तेरे बाड़े में, ये नाथी का बाड़ा इनका परमानेंट डायलॉग हो गया। मुझे लगता है इनको नाथी का बाड़ा बहुत पसंद है। और नाथी के बाड़े का इतिहास ये है कि नाथी के यहाँ पर जब भी कोई गया तो खाली हाथ नहीं गया। अब बीजेपी वाले पहुंचे तो बीजेपी वाले जो लाल डायरी को मुद्दा बना रहे हैं, तो डायरी से इनका क्या लेना देना है? और आपके पास तो लाल डायरी थी विधानसभा में, तो बीजेपी के लोगों को, विधानसभा अध्यक्ष या प्रेस को उसी दिन दिखा देनी चाहिए थी। यदि आपके पास ऐसा कुछ है तो उसी दिन दिखा देते। बीजेपी की आदत पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के पास कोई मुद्दे नहीं है। आप दिखाओ, आपके पास कुछ हो, आपको बताना चाहिए बीजेपी के लोगों। बीजेपी के लोग हमेशा जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, वो मुद्दे वो हैं जो जनता से जुड़े हुए नहीं है। इसलिए मैं आज आपसे कह सकता हूं कि बीजेपी का कल का प्रदर्शन फेल हो गया। वसुंधरा जी उसमें शामिल नहीं हुई, और वसुंधरा जी शामिल इसलिए नहीं हुई कि बीजेपी में वसुंधरा जी में टकराव चल रहा है। कल जितने नेता थे वो सारे नेता वसुंधरा जी से मुकाबले में खड़े हैं। वसुंधरा जी का इनके प्रदर्शन में शामिल नहीं होना इस बात को दर्शाता है बीजेपी पूरी तरह से बिखरी हुई है। ये वसुंधरा जी के साथ अपमान कर रहे हैं उनका, और यहाँ वर्टिकल डिवीजन बीजेपी में हुआ है। कल बीजेपी ने अपना पूरी जान लड़ा दी, लेकिन भीड़ नहीं जुटा पाई। बीजेपी की संख्या 5-7 हजार आ रही है, तो बीजेपी घेराव का प्रोग्राम इसलिए देती है क्योंकि यदि अमरूदों के बाग में और विद्याधर नगर में भीड़ जुटाएंगे तो वहां 1.5-2 लाख लोग चाहिए। आप बात करते हो 1 लाख लोग हम इकट्ठे करेंगे, बीजेपी कार्यालय पे कुर्सियां लगाते हो 1000, तो ये काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, बीजेपी जो डायलॉगबाजी चल रही हो कर रही है वो चलेगा नहीं। बीजेपी के पास पेपर लीक के मामलों में, कानून व्यवस्था में जो भी आंकड़े वो जुटा रहे हैं वो सब झूठे हैं। अब आप मुझे बताइए, कानून व्यवस्था की ये हालत है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था यूपी से 100 गुना अच्छी है।
सबसे ज्यादा बलात्कार और महिलाओं के साथ दुराचरण के मामले सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हुए हैं। वहां इनकी सरकार है, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। वहां मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, महिलाओं के साथ बलात्कार वहां हो रहे हैं। राजस्थान की कानून व्यवस्था और राजस्थान की घटनाएं तो यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा से बहुत कम है। तो आप एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार की पुस्तिका है, उसमें राजस्थान कहां पर है? उसमें एमपी, यूपी, हरियाणा ऊपर है। तो आप एमपी, यूपी, हरियाणा की कानूनी व्यवस्था की बात नहीं करते, आप मणिपुर की बात नहीं करते। मणिपुर में तो लोग वीडियो नहीं देख सकते, खुलेआम रेप हो गए, घटनाएं हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, केंद्र सरकार को कहा कि ये ऐसे नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट खुद दुखी हो गया, लेकिन मणिपुर की घटनाओं से बीजेपी के लोग दुखी नहीं हुए। यहां पर भी ये राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को शर्म नहीं आती। वो मणिपुर की तुलना राजस्थान से करते हैं, कांग्रेस शासित राज्यों से करते हैं। इस तरह की जो डायलॉगबाजी बीजेपी कर रही है, ये चलने वाला नहीं है। बीजेपी को खुद को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए, डायलॉगबाजी बंद करनी चाहिए और सच्चाई पर आना चाहिए। इनके 25 एमपीओ ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया। महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। इसलिए बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा अब नहीं चलेगा। राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है, जनता कांग्रेस के कामों से बहुत खुश है। हर आदमी के लिए काम हुआ है और काम लोगों के घर तक पहुंचा है। पहली बार डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर में कांग्रेस की सरकार की चर्चा है। महंगाई राहत शिविरों में करोड़ों लोग पहुंच गए हमारे, और सब कार्ड लेकर गए, सबको रिलीफ मिला है। इसलिए बीजेपी का प्रदर्शन भी फेल है, बीजेपी फेल है। और बीजेपी सदन में जो हंगामा करती है, आज सदन है, सदन के अंदर उनको कुछ आरोप प्रत्यारोप खुद के साबित करने चाहिए, तब माने बीजेपी में दम है। 9 अगस्त को आप जानते हैं कि आदिवासी दिवस है, आदिवासी हमारे गौरव हैं और ट्राइबल दिवस है। 9 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर ट्राइबल दिवस को सम्मान के रूप में मना रही है। हमारे ट्राइबल हमारी पावर है। और मानगढ़ धाम पर आपको पता है कि हमारे आदिवासियों ने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा बलिदान दिया था। वहां जलियांवाला बाग से भी ज्यादा लोग शहीद हो गए थे। उनके सम्मान में पूरे देश में आदिवासी दिवस कांग्रेस पार्टी मना रही है। राहुल गांधी जी की राजस्थान में आने की संभावना है। वो मानगढ़ धाम उन आदिवासी दिवस में शामिल होने के लिए आएंगे। वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मना रही है और उसका मकसद एक ही है कि हम हमारी आजादी के सिपाहियों को हमेशा याद करें, श्रद्धांजलि दें और हमारे इतिहास को, हमारे ट्राइबल्स और पूरा देश जाने कि ये असलियत है, कैसे आजादी मिली। सुन रहे थे प्रताप सिंह खाचरियावास को। आज विधानसभा से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक दिखाई दिए। कहा, राजस्थान की जनता कांग्रेस की सरकार से खुश है, बीजेपी सदन में हंगामा करती है, बात नहीं करती। आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सदन नहीं चलने देना चाहती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। बाबूलाल, क्या हालचाल? आज विधानसभा की बैठक की शुरुआत फिर से हो रही है, गतिरोध पक्ष विपक्ष के बीच में बना हुआ है। जी बिल्कुल, मदन दिलावर निलंबित हैं तो राजेंद्र गुड़ा भी निलंबित हैं। विधानसभा के बाहर कड़ा सुरक्षा पहरा है। दोनों जब तक निलंबन रद्द नहीं होगा तब तक भीतर नहीं जा सकते। रामलाल शर्मा मेरे साथ में हैं। इस वक्त बीजेपी के विधायक दल की बैठक चल रही सदन में, लेकिन बाहर हमें रामलाल शर्मा मिले। रामलाल शर्मा, सदन को क्या चलने दिया जाएगा या नहीं? देखिए, पहले ही जिस दिन मदन दिलावर जी को निलंबित किया गया था, उसी दिन हमने स्पष्ट कर दी थी कि मदन नहीं तो सदन नहीं। 1% भी सदन भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं चलने देंगे, क्योंकि तानाशाही तरीके से एक भी उनका आचरण ऐसा नहीं है कि विधानसभा के अंदर कि उनको निलंबन किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी निलंबन किया गया, तो ये अनुचित है, गलत है। सरकार की ओर से कोई पहल हुई निलंबन के रद्द करने की? बताया जा रहा है कि आज ही आखिरी कार्य दिवस है 15वीं विधानसभा का। देखिए, सरकार किसी भी मुद्दे के ऊपर जवाब देने की स्थिति के अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और उपनेता ने जो मुद्दे उठाए हैं, एक का भी जवाब नहीं दे रहे और सिर्फ राजस्थान की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वो अनुचित है, गलत है। हम चाहते हैं कि मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी हो रही है, गैंगवार की घटना हो रही है, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से विफल है। भू माफिया, बजरी माफिया, शराब माफिया, इस तरीके के
लोगों के शिकंजे के अंदर पूरा प्रदेश है। क्या प्रश्नकाल में बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं विधायकों के, क्या प्रश्नकाल से ही आप डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे हाउस को? सबसे बड़ा सवाल ये है कि मदन दिलावर को बिना किसी कारण के निलंबित किया गया। सबसे पहले अगर सरकार प्रश्नकाल करना चाहती है तो सबसे पहले मदन दिलावर का निलंबन रद्द करे, मदन दिलावर को सदन के अंदर बुलाए और उसके बाद में अपनी कार्रवाई को शुरू करे। 4 महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं, क्या चर्चा में भाग लेंगे आपके विधायक या बिल्कुल नहीं? कोई विधायक चर्चा में भाग नहीं लेगा जब तक हमारी स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, क्योंकि सरकार आज जवाब देने की स्थिति नहीं है। हम कर्ज माफी के ऊपर बात कर रहे हैं, उसमें सरकार जवाब नहीं दे रही है। हम बेरोजगारी भत्ते पे बात करना चाह रहे हैं, उसमें सरकार जवाब नहीं दे रही है। हम पेपर लीक के मामले में सवाल करना चाह रहे हैं। वादा आपने किया था संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है। सीएचओ का भर्ती का जवाब देने की स्थिति नहीं है। तो फिर सदन चले या नहीं चले उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? किसानों के लिए ऋण राहत आयोग बनाने जा रही सरकार, बिल भी आ रहा है, तो ऐसी सूरत में आप लोग क्या करेंगे? आज दिन तक कितने आयोग आपने बना दिए, कितने आपने बोर्ड बना दिए, कितने पावर उनको दिए हैं, कितने बोर्डों और निगमों के माध्यम से जनता की समस्या का समाधान कर दिया सरकार, वो भी तो बताए। ऐसे लोग लुभावनी झुंझुने पकड़ने से जनता का भला होने वाला नहीं है। कांग्रेस कह रही है आप बटे हुए हैं, वसुंधरा जी कल आपके प्रदर्शन में नहीं आई। कोई बटावा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एकजुट हैं, एकमुखी हैं और आने वाले 2023 के चुनाव के अंदर कांग्रेस को राजस्थान से बेदखल करने का काम करेंगे। बड़ा इमोशनल मौका होगा, बहुत भावुक लम्हा होगा आज जब आखिरी दिन होगा मान लीजिएगा, तो किस तरह से आप याद करेंगे इस 15वीं विधानसभा को? देखिए, इस विधानसभा के अंदर हमें खुशी इस बात की है कि जन समस्याओं के समाधान के लिए हमने मुद्दे उठाए, जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया। लेकिन सरकार सिर्फ 5 साल तक सरकार के विधायक मेज थपथपाते रहे, मुख्यमंत्री घोषणा करते रहे। आज वो मुख्यमंत्री की घोषणाएं धरातल के ऊपर नहीं है। तो हमें खुशी इस बात की है कि जनता के समस्या के समाधान के मुद्दे हमने उठाए, लेकिन तकलीफ की बात यह है कि सरकार ने उनको गंभीरता से नहीं लिया। 65% जो विधायक हैं चुनाव हार जाते हैं, दोबारा जीत करके नहीं आते। आप तो बड़े किस्मत वाले हो कि 3 बार के एमएलए हैं। लगता क्या है इस बार क्या होने वाला है? पूर्ण बहुमत के साथ। पिछली बार 2013 के अंदर हम 163 विधायकों के साथ सदन के अंदर प्रवेश किया था। अब की बार उससे ज्यादा बहुमत के साथ हम सदन में प्रवेश करेंगे। लेकिन आज सदन नहीं चलने देंगे? निश्चित रूप से, मदन नहीं तो सदन नहीं। शुक्रिया। ये थे रामलाल शर्मा जो कह रहे हैं कि मदन दिलावर नहीं तो सदन नहीं चलेगा। जब तक उनका सस्पेंशन रद्द नहीं कर दिया जाता तब तक जो है हाउस की कार्यवाही को विपक्ष नहीं चलने देगा। इसका मतलब ये है कि जब क्वेश्चन के साथ में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो उसमें विपक्ष के विधायक खलल डालेंगे, व्यवधान होगा, शोर शराबे के हालात पैदा होंगे और फिर हो सकता है कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ जाए। लेकिन उससे पहले स्पीकर की ओर से क्या किया जाना बाकी है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन माना यही जा रहा है कि विपक्ष आज हर उस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगा जिससे उनको जनता का समर्थन मिल सकता है। बाबूलाल, अभी कुछ देर पहले आपकी बात सरकारी उप सचेतक से भी हुई थी। उन्होंने क्या कहा है सरकार के रवैये को लेकर के? क्या एक रणनीति कांग्रेस की होगी? जी देखिए, सरकार तो ज्यादा झुकने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रही है। सरकार को लगता है कि उन्होंने जो किया है वो सब कुछ बेहतर किया है, स्पीकर का फैसला है इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनकी भी तैयारी है, वो भी विपक्ष को हमलावर नहीं होने देगा। विपक्ष जब ज्यादा आक्रामक होगा तो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो भी उनके ऊपर बराबर जो है करारा जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइव होता है विधानसभा का जो प्रसारण है कार्यवाही। तो ऐसे में वो भी जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष जब जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी तो वो समय बर्बाद कर रहा था और उसने आखिरी दिन का समय भी खराब किया जब हम आपके लिए, किसानों के लिए कर्ज माफी से जुड़ा हुआ जो ऋण राहत का विधेयक लेकर के आए थे तो उसको भी उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तो 4 महत्वपूर्ण बिल हैं जिसमें राजस्थान दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर का एक बिल है, जो विद्युत शुल्क है, जो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ होता है उसको लेकर के भी एक बिल लाया जा रहा है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो यही कि राजस्थान में जो कृषि ऋण को लेकर किसानों की जमीनें कुर्क हो जाती हैं, नीलाम हो जाती हैं, शायद किसानों को एक बड़ी राहत देने की दिशा में सरकार एक बिल लेकर के आ रही है आज। जी, लेकिन बाबूलाल क्या कोई उम्मीद दिखती है क्या कि आखिरी दिन होता है, अंत भला तो सब भला कहते हैं, और अगर आखिरी दिन ही विधानसभा की अंतिम बैठक में सब इधर उधर मुंह करके निकलेंगे तो एक रवायत राजस्थान विधानसभा की रही है कि अंतिम दिन सब साथ में मिलते हैं, बैठते हैं, हंसी खुशी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, एक यादगार लम्हा होता है। क्या एक गतिरोध टूटेगा आज? देखिए, लगता तो मुश्किल है क्योंकि पक्ष विपक्ष के जो रिश्ते हैं वो सामान्य नहीं है इस वक्त, और क्योंकि बटा बटा विपक्ष है, सत्ता पक्ष में भी बहुत सारा बंटवारा है आपस में। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि बीजेपी का हौसला बढ़ा हुआ कल के जन घेराव के बाद में, तो
सत्ता पक्ष को लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, इसलिए जनता उनको फिर से आशीर्वाद देगी और सरकार रिपीट करेंगे। तो अपने अपने हितों की लड़ाई है, जिसको दोनों ही जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है वो सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे और वो जनता को यही बताएंगे कि सत्ता पक्ष की ओर से तो यही बताया जाएगा कि देखिए हमने इतना बेहतर काम किया है, हमारी ओर से जो कुछ बन पड़ सकता था वो किया और अशोक गहलोत ने लोगों के दिलों को जीता है, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स दी हैं। तो तमाम जो अच्छी चीजें उनकी गूंज आज फिर सुनाई देगी। जब विपक्ष के लोग हंगामा करेंगे तो सत्ता पक्ष के लोग भी कहेंगे कि आपके पास कुछ नहीं है बोलने को, हमने इतना कुछ दे दिया कि आप चाहे जो कर लीजिए, लेकिन आपको जनता स्वीकार नहीं करेगी। तो अपने आप को जनता की निगाह में पाक साफ दिखाने के मकसद से दोनों ही पक्ष आज सदन के भीतर जो है अपनी अपनी बात कहते नजर आएंगे। हंगामा खूब होगा, विधानसभा कई मरतबा स्थगित भी हो सकती है क्योंकि दोनों की तैयारी है। और इस वक्त क्योंकि बीजेपी के विधायक दल की बैठक चल रही है, आज की रणनीति पर चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि मदन दिलावर को भीतर लाया जाए, क्योंकि बड़े सीनियर एमएलए हैं और बरसों से विधानसभा में आ रहे हैं। तो अगर दिलावर आज की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होते हैं तो फिर उनके साथ एक अच्छा इतिहास नहीं जुड़ेगा कि आखिरी जो कार्य दिवस था उसमें मदन दिलावर। बाबूलाल, देखिए लगातार पिछले दिनों से जब से ये बर्खास्तगी हुई है सदन से दोनों विधायकों की, चाहे वो उदयपुर वार्डे के विधायक की बात कर लें या फिर मदन दिलावर की बात कर लें, आज चूंकि राजेंद्र गुढ़ा की तरफ से अभी कुछ देर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो लाल डायरी एक बार फिर से चर्चाओं में आ सकती है सदन से लेकर के बाहर तक, क्योंकि वैसे तो चर्चाओं में ही है लगातार। जी बिल्कुल, और आप देखिएगा कि विधानसभा का ये मुख्य द्वार है, इसको मैं आपको दिखा दूं। आज रोजाना के मुकाबले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है क्योंकि मदन दिलावर निलंबित हैं और वो आ नहीं सकते जब तक निलंबन रद्द नहीं हो जाता। और इसके अलावा राजेंद्र गुढ़ा को पिछली बार जब विधानसभा से बाहर निकाला था तो जो मार्शल है यानी पुलिसकर्मी है उन्होंने बाहर खदेड़ दिया था, बाहर निकाल दिया था और भीतर नहीं आने दिया था। तो आज भी गुढ़ा आ नहीं सकते जब तक कि विधानसभा से उनको हरी झंडी नहीं मिल जाती, इसलिए सुरक्षा का कड़ा पहरा है। बाबूलाल, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से बड़ी खबर आ रखी है जहां पर राजस्व मंत्री के आवास का घेराव किया जा रहा है। मंत्री रामलाल जाट के आवास का घेराव को लेकर के बड़ी जानकारी। जयपुर में राजस्व मंत्री रामलाल जाट के आवास के घेराव पर बड़ी खबर। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के नेतृत्व में घेराव और प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी यहां पर पहुंचे हैं। विधायकपुरी स्थित आवास पर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के राजस्व कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। लिखित समझौता कर मांगों का निराकरण नहीं करने का आरोप है। 17 अप्रैल को हुए समझौता पत्र को लागू करने की मांग यहां पर की जा रही है। सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। राजस्व मंत्री रामलाल जाट के आवास का घेराव करने के लिए राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के नेतृत्व में कर्मचारी अधिकारी पहुंचे हैं, जिनमें तहसीलदार भी शामिल हैं। बड़ी खबर इस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। राजस्व मंत्री के आवास के ठीक बाहर की तस्वीरें देखिए। तो यहां पर तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी तक के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। विधायकपुरी आवास की तस्वीरें जहां रामलाल जाट के आवास के बाहर इस वक्त राजस्व सेवा के अधिकारी कर्मचारी जुटे हुए हैं और 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। 17 अप्रैल का जो समझौता है उसे लागू करने की मांग की जा रही है। आरोप यह है कि समझौता किया गया लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। इसी को लेकर के तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी राजस्व मंत्री के आवास के बाहर पहुंच गए हैं। राजस्व मंत्री के आवास का घेराव किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन शर्मा फोन लाइन पर हैं। रोशन, राजस्व मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी ये सब पहुंचे हैं। क्या राजस्व मंत्री अपने आवास पर मौजूद हैं? देखिए, राजस्व मंत्री जो आवास के ऊपर अभी मौजूद बताए जा रहे हैं, जो विभिन्न जो मांगे हैं राजस्व कर्मियों की 6 सूत्री मांगों को लेकर जो 17 अप्रैल को जो समझौता हुआ था उसे लागू करने की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में जो विधायकपुरी स्थित जो आवास है उस पर पहुंचे हैं। और ये जो तमाम जो कह सकते हैं कि जो पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, जो तमाम इस तरीके के जो राजस्व कर्मी हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। जो अपनी 6 सूत्री मांगे हैं उन्हें मनवाने के लिए यहाँ पर आज घेराव किया गया है। हालांकि आज विधानसभा भी है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि अब क्या कुछ आश्वासन मिलता है इन राजस्व कर्मियों को। लगातार ये सुबह से ही बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और जो राजस्व मंत्री रामलाल जाट है उनके सामने इन्होंने एक बार फिर से जो अपनी मांगे हैं वो सामने रखी है।
अब इनका क्या कहना है? क्या कोई बातचीत हो सकती है? अभी राजस्व मंत्री आकर के इनसे बात कर सकते हैं? ये स्थितियां क्यों बनी हैं आखिर? देखिए, ये वार्ता के लिए बैठे हुए हैं। अभी जिस तरीके से जो 17 अप्रैल को जो समझौता हुआ था राजस्व कर्मियों और सरकार के बीच में, उस समझौते को जो मनवाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो 6 सूत्री जिन मांगों के ऊपर समझौता हुआ था, वो प्रमुख मांगे हैं, उन्हें मनवाने के लिए बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए रोशन। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पीसी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें कि राजेंद्र गुढ़ा अपने निवास पर 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे वे, इस पर हमारी लगातार नजरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि लाल डायरी को लेकर के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा कोई बात बड़ी कह सकते हैं। लाल डायरी के जिक्र से सुर्खियों में राजेंद्र गुढ़ा आए थे। उनके बयानों पर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी लगातार उनके मुद्दे को बुना रही है। और इसी बीच सबसे बड़ी जानकारी यह है कि राजेंद्र गुढ़ा अपने आवास पर कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।